Good morning, students. देखो, we are about to complete the osmoregulation and excretion unit. उसमें से कुछ important points हम लोगों के रह गए हैं. So let's have a look on that. So now first one, let's check it out. What is the definition of homeostasis? Okay. So बहुत सी बार जब हम biology पढ़ते हैं बच्चों, तो बहुत सी बार we use the word homeostasis. Like, what is the meaning of homeostasis? So maintenance of steady state is known as the homeostatic. वन वर्ड में किसी को डिफाइन करना है, जो मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट्स है उनको तो ये डेफिनेशन आना कंपलसरी है. सो इट इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट. किसने कॉन्सेप्ट दिया है स्टेडी स्टेट का? सो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय वॉल्टर एंड कैनन, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट. द स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय वॉल्टर एंड कैनन. सो जस्ट एक एग्जांपल हो स्टेडी स्टेट का एग्जांपल, जैसे मैं बता रही हूँ समर में हमारा आउटसाइड टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री होता है. सो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी 40 डिग्री होता है क्या? नो. सो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट में जो भी फ्लक्चुएशंस हो, बट वो सेम फ्लक्चुएशंस ह्यूमन बॉडी में नहीं होते. जैसे कि विंटर में टेम्परेचर इज वेरी लेस, इट्स सो कोल्ड, तो ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर कम नहीं होता है. सो हमारी जो इंटरनल कंडीशंस है, टेम्परेचर है, पीएच है, व्हाटएवर इट कुड बी, ये सभी हमारी इंटरनल कंडीशन किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में जाओ ये मेंटेन रहती है. सो दैट मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन स्टेडी स्टेट, इंटरनल जो हमारे कंपोनेंट्स है उसका all the biochemical things को स्टेडी रखना है, दैट इज नोन एज अ होमियोस्टेसिस. जस्ट नाउ मैंने एग्जांपल को ध्यान में देना है कि व्हेन बाहर का टेम्परेचर हाई होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दैट इट इज 37 डिग्री रहता है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ होमियोस्टेसिस. क्लियर? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमियोस्टेसिस? डेफिनेशन क्या है बच्चों होमियोस्टेसिस की? होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म आर इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल लाइफ as they maintain the conditions within a ranges in which the animal metabolic processes can occur. The processes which concern with the removal of nitrogenous waste material, जैसे कि excretion, example urea, uric acid, CO2, ammonia, salt, excess of water is termed as excretion. उसे हम कहते हैं excretion. So बच्चों homeostasis और osmoregulation and excretion का क्या connection है? What is the connection between the osmoregulation and homeostasis, guys? होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म जो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट का पीएच मेंटेन करता है, साल्ट बैलेंस करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में डिफरेंट मिनरल्स है, वाटर का अमाउंट, एवरीथिंग इज मेंटेन. ये जब मेंटेन रहेगा, इसका जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा, तभी तो हमारा टेम्परेचर ठीक रहेगा. Understand? So for the homeostasis, a good healthy excretion and osmoregulation process is required. Now let's have a definition. What is the meaning of osmoconformers and what is the meaning of osmoregulators? What is the meaning of osmoregulation? The regulation of solutes movement and hence water movement. So रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट, यू नो दैट वी सपोज मेरे पास में वाटर एंड शुगर का सोल्यूशन है, उसमें से वाटर जो है वो सॉल्वेंट रहेगा और सोल्यूट जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ शुगर. सो हमारे बॉडी में बच्चों डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह से विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स, एवरीथिंग. कुछ सोल्यूबल होता है वाटर में, कुछ सस्पेंडेड रहते हैं, कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं हमारे बॉडी में. सो वी हैव अ मिक्सचर. कुछ लाइक सोल्यूबल मिक्सचर्स होते हैं, कुछ कोलाइडल मिक्सचर्स होते हैं हमारे बॉडी में. ठीक है ना बच्चों? तो रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट मूवमेंट एंड हेंस द वाटर मूवमेंट व्हिच फॉलोज सोल्यूट बाय ऑस्मोसिस. सो देखो, एक सेल से दूसरी सेल्स में, फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल, सपोज सोडियम आयंस या पोटेशियम आयंस को मूव करना है, तो वो कैसे मूव होता है? सो हमेशा ध्यान में रखना है, ह्यूमन सेल जो है, ह्यूमन सेल का आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ह्यूमन सेल का आउटर कवरिंग किससे बना होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
एंड आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर. कैसी रहती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. सो सेमी परमिएबल का मतलब होता है इट अलाउज specific molecules to go from one side to another side. इसे हम कहते हैं semi permeable. So just take an example बच्चों. Suppose I'm going to draw the structure for you guys. यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रही हूँ. लेट्स सपोज ये मेरा ए सेल है. कोई भी ह्यूमन बॉडी का मसल हो सकता है, नर्व हो सकता है, एपिथेलियल सेल हो सकता है, कार्डियक सेल्स हो सकता है ना, हमारा ब्लड हो सकता है, ब्लड इटसेल्फ इज अ सेल, देन इट कैन बी अ बोन, एनी टाइप ऑफ अ ह्यूमन बॉडी सेल. जैसे ह्यूमन में सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, उसी तरह से बच्चों प्लांट में भी होता है. दिस इज वन सेल और दिस इज गोइंग टू बी अनदर सेल. सो एक ए सेल है, दूसरी बी सेल है बच्चों. अभी always these two cells are very close to each other. जैसे कि this is a one cell and here there is the another cell. They are very close to each other. Now ये जो बाहर का वॉल जो है, दोनों सेल का ये जो बाहर का वॉल है, ये जो वॉल है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और मैंने कहा ये होती है सेमी परमिएबल. मॉलिक्यूल्स आ जा कर सकते हैं. जैसे कि सोच के चल रहे हैं, ये जो बी सेल है बच्चों, इस बी सेल में ढेर सारे सोडियम आयंस है. सो ये जो मैं डॉट्स बता रही हूँ बच्चों, दीज आर द सोडियम आयंस. ये जो मैं आपको डॉट्स बता रही हूँ, ये कौन से आयन है? सोच के चल रहे हैं. सोडियम आयन के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है बच्चों, है ना, विच कैन पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? सो बच्चों देखो, ये बी सेल में सोडियम आयंस बहुत ज्यादा है. कौन से आयन ज्यादा है बच्चों? सोडियम आयंस आर मोर. ठीक है, तो हम कहेंगे कि बी सेल जो है, बी सेल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज मोर. बी सेल में कौन ज्यादा है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन आर मोर. ठीक है ना. तो अभी देखो ये ए सेल है बच्चों, क्लियर? तो ये ए सेल में ये देखो कंपैरेटिवली सोडियम आयन तो है बच्चों, बट सोडियम आयंस का कंसेंट्रेशन कैसा है? कंपैरेटिवली लेस. ठीक है ना. तो बच्चों हमेशा दो सेल है, पास पास में रह रहे हैं. जैसे कि हम एक ही घर में रहते हैं. सपोज ये आपका भाई का रूम है, एक दूसरा आपका बहन का रूम है ना, या भाई भाई है या बहन बहन है ना. और आपको आपके पेरेंट्स ने सब अच्छा रूम बना के दिया, अच्छा बेड बना के दिया, सब चीजें बहुत अच्छे से बना के दे दी, है ना. पर ऐसा लग रहा है कि एक जो आपका बहन का रूम है, उसमें नंबर ऑफ टॉयज है या नंबर ऑफ इक्विपमेंट जो भी है वो ज्यादा है, और दूसरे जो आप हो, आपके रूम में कम है. तो आप तो आपके पेरेंट्स को बोलोगे, है ना, या आपको सिस्टर को बोलेंगे आप लोग कि नहीं भाई, मुझे तो उतना ही चाहिए, सेम चाहिए जैसे मेरे बहन के पास में है ना, या मुझे वैसा ही चाहिए जैसा मेरे फ्रेंड के पास में. मतलब हम एक ही घर में होते हुए सिबलिंग है, बहन भाई है, फिर भी हमें सेम चीजें चाहिए जो आपके बहन या भाई के पास में है ना. तो हम क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, कुछ चीजें जो आपकी सिस्टर के पास में ज्यादा है, उसमें से कुछ चीजें आपको लाके देंगे, है कि नहीं. परचेस नहीं करेंगे, वो क्यों करेंगे, पहले से ही ज्यादा रखी हुई. तो वहां से कुछ चीजें उठा के, जो भी आपको चाहिए होती है वहां से उठा के आपके पास में लाके देंगे. तो मतलब अभी क्या हो गया, आपके पास भी नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर ऑफ जो भी चाहिए, गुड्स बोलेंगे, नंबर ऑफ गुड्स आपके पास में भी सेम है, इक्विलिब्रियम में है, और आपके सिस्टर के पास में भी इक्विलिब्रियम है ना. तो हम कहीं पे भी बात करें, ह्यूमन टेंडेंसी की बात करें, या हमारी खुद की सेल की बात करें, या प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल, कोई भी लिविंग थिंग है, वो ना बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहती है. इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब उसकी नेबरर सेल के पास में जितना है उतना ही मुझे चाहिए. ये तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है बच्चों, है कि नहीं. तो मेरे नेबरर के पास में जितना है उतना ही मुझे चाहिए. ठीक है ना बच्चों. सो ये हमारी ना टेंडेंसी होती है. चलो ठीक है. तो सेम टेंडेंसी हमारे सेल के भी है. तो जिस सेल के पास में ज्यादा सोडियम मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कंटिन्यूअसली बच्चों ये सोडियम मॉलिक्यूल्स की एंट्री ए सेल में होगी. उसमें से कंटिन्यूअसली सोडियम मॉलिक्यूल्स की एंट्री कहाँ होगी बच्चों? ए सेल में होगी, है ना. ये एंट्री तब तक के होते रहेगी जब तक के नंबर ऑफ सोडियम आयंस ए सेल में, नंबर ऑफ सोडियम आयंस बी सेल में सिमिलर न हो जाए.
तो जब वो सिमिलर होगी, जैसे कि ए के पास में भी 10 और बी के पास में भी 10, सो जब वो सिमिलर होते हैं हम कहते हैं भाई अभी दोनों सेल कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। कैसी है बच्चों? इक्विलिब्रियम। क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या कहा, किसकी एंट्री हो रही है बच्चों? सोल्यूट की। सोल्यूट की मतलब जैसे मैंने बताया सोडियम आयंस की। कहीं पे भी मैंने नहीं बताया आपको कि वाटर मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, यहाँ पे बच्चों आयंस मूव हो रहे हैं, सोल्यूट मूव हो रहा है। अभी कैसे मूव हो रहा है बच्चों? बी से ए, बी में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज्यादा। ए में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? कम। तो बच्चों कैसे मूव हो रहा है? डोंट फॉरगेट दिस। लास्ट 2 इयर्स आने वाले नेक्स्ट 2 इयर्स तक के आपको ये ध्यान में रहना है। कैसे मूव हो रहे हैं? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? जब कोई मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन। When substances move from higher concentration to lower concentration, we call it as diffusion. उसे आप क्या कहोगे बच्चों? डिफ्यूजन। क्लियर? यहाँ तक के क्लियर हो बच्चों? ओके चलो वेरी गुड। सो दिस इज नोन एज द डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, अभी आगे चलेंगे बिल्कुल इसका रिवर्स। When anything moves from, जब सोल्यूट का मूवमेंट होता है बच्चों, कैसे? From lower concentration to higher concentration, from lower concentration to हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से मॉलिक्यूल फिर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे। कभी कभी ऐसा भी मूवमेंट्स होता है हमारे सेल में, तो हम उसे कहते हैं बच्चों ऑस्मोसिस। उसे क्या कहोगे? ऑस्मोसिस। बच्चों हम प्लांट्स में, एनिमल्स में जब भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोलॉजी के यूनिट्स पढ़ेंगे हम हमेशा बच्चों डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये दोनों वर्ड्स का यूज करेंगे। क्लियर? सो नाउ what is the meaning of osmoregulation? That you know, regulation of solute movements and hence the water movement which follows solutes by the osmosis is called as osmoregulation. Generally solutes ka movement osmosis that is osmosis se hota hai. On the basis of osmoregulation, कैसा ऑस्मोरेगुलेशन हो रहा है बच्चों? एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप। एनिमल्स दो प्रकार की होती है बच्चों। पहला जो एनिमल है वो है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। किसे कहोगे बच्चों आप ऑस्मो कन्फॉर्मर्स? है ना? आप किसे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहेंगे? चलो लेट्स हैव अ लुक टू द डेफिनेशन। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का मतलब क्या होता है? द एनिमल्स कैनॉट एक्टिवली कंट्रोल the osmotic condition of the body fluid. Instead of this, they change. Instead of what they do, they change or adapt the osmolarity of body fluids according to the osmolarity of surrounding system. जैसे कि example, all marine invertebrates and some freshwater invertebrates. Hagfish, that is known as magzine, which is a marine cyclostome fish, is the vertebrate osmoconformers. Here, what is the meaning of that? Here, what is the meaning of? Here, meaning is बच्चों, osmoconformers ऐसे animals है जो environment जैसा भी हो वो खुद की इंटरनल जो कंडीशंस होती है उसको जैसा एनवायरनमेंट रहेगा वैसा खुद को ढाल लेते हैं। मतलब दे कैनॉट कीप स्टेडी स्टेट, दे कैनॉट कीप स्टेडी स्टेट। सो इसका एग्जांपल है पूरे के पूरे मराइन इनवर्टिब्रेट। जैसे कि सपोज ओशन में साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है ना बच्चों, तो उनके बॉडी में भी साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, समझ लो। और ऐसे ही कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स आर ऑलवेज विद द वर्टिब्रल कॉलम
एंड इनवर्टिब्रेट्स आर द ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है बच्चों. सभी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो है दोज आर इनवर्टिब्रेट्स लाइक पोरीफेरा, मोलिस्का, नाम तो सुना होगा बच्चों, है ना. वर्म, एस्केरिस, प्लाटा हेलमिंथेस, आपने ये सब चीजें एनिमल किंगडम एनिमलिया में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी बच्चों, ठीक है ना. सो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खुद की इंटरनल कंडीशन स्टेडी स्टेट में नहीं रह सकते, मतलब वो होमियोस्टेसिस नहीं करते बच्चों. जैसा एनवायरमेंट का एटमॉस्फेयर रहेगा ना बच्चों, वैसा ही खुद को ढल लेते हैं. क्लियर. सो इसके एग्जाम्पल जो मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट्स है लाइक नीट के बच्चों ने बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है. व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोकन्फॉर्मर्स? द वेरी फर्स्ट वन, all marine invertebrates and some freshwater invertebrates. Hagfish is also known as बच्चों मैगजीन. बहुत सी बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है. और ये मराइन साइक्लोस्टोम फिश है, मैक्सी. दूसरा बच्चों ऑस्मो रेगुलेटर, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेटर हम लोग ह्यूमन, हम स्टेडी स्टेट मेंटेन करते हैं. हम एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, है ना, एक्सेस ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. जैसे कि समर में ना बच्चों हाई टेम्परेचर होता है, तो हम हाई टेम्परेचर में क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है ना. स्वेटिंग ज्यादा होने से एक्सेस ऑफ सॉल्ट बॉडी से निकल जाता है बच्चों. तो इस तरह से ना हम हमारी बॉडी मैकेनिज्म जो है हम हमारा होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं. सो जैसे कि ऑस्मो रेगुलेटर्स की जब बात करेंगे बच्चों, दीज एनिमल्स मेंटेन एन इंटरनल ऑस्मोलैरिटी डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम इन विच दे इनहैबिट. जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं ना बच्चों, उस एटमॉस्फेयर में भी एनवायरमेंट कुछ भी हो बट वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करके रखते हैं. क्लियर. नाउ ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स must either eliminate excess of water if they are in a hypotonic medium. तो वो ज्यादा वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर बाहर ज्यादा बॉडी में फ्लूइड ज्यादा जैसे हो जाता है उनका, दे रिमूव. विंटर सीजन में ज्यादा यूरिनेशन होता है और समर सीजन में कम यूरिनेशन होता है. तो इस तरह से प्रोसेसेस ह्यूमन बॉडी में होती रहती है जैसे ह्यूमन में होती है. तो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रल एनिमल्स, जैसे सिर्फ अकेला ह्यूमन ही नहीं, बाकी और सारे मैमल्स है और सारे वर्टिब्रेट्स है बच्चों, उनमें भी एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन होता है ना बच्चों. तो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स जो है उनमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है. और दूसरी बात, सिर्फ इसका एक्सेप्शन है हैगफिश, इलास्टोमो ब्रांच लाइक शार्क एंड रे फिश. बच्चों ये शार्क है, रेफिश है, हैगफिश है, ये तीनों के एग्जाम्पल लर्न करके रखना है. इनमें ना बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता तो वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है. क्लियर. यहाँ तक के क्लियर बच्चों. अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे. नाउ वाटर एंड सोल्यूट रेगुलेशन इन अ फ्रेश वाटर एनवायरमेंट. सो सोच के चलते हैं बच्चों, कुछ एनिमल्स पानी में रह रहे हैं एक्वेटिक बट रिवर वाटर है, फ्रेश वाटर है ना. तो क्या होगा बच्चों, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बॉडी फ्लूइड्स ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर जो एनिमल्स रहते हैं, जो रिवर लाइक पॉन्ड, लेक में जो रहते हैं बच्चों, उनकी ऑस्मोलैरिटी रहती है बच्चों 200 से 300 मिनी ऑस्मोल. आर ऑलवेज कहाँ रहते हैं बच्चों, वो पानी में रहते हैं ना, तो वो हाइपरटोनिक आर हाइपरटोनिक टू सराउंडिंग मीडियम. सराउंडिंग मीडियम के लिए वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं. ऑस्मोलैरिटी 50 ऑस्मोल होती है. ड्यू टू दिस द फ्रेश वाटर एनिमल कॉन्स्टेंटली फेसेस टू प्रॉब्लम्स. देखो बाहर बहुत ज्यादा वाटर है, बाहर मतलब एनवायरमेंट, मतलब वाटर जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी है 50 और जो एनिमल्स है उनकी ऑस्मोलैरिटी है 200 to 300. They gain water passively due to osmotic gradient. बॉडी में कंटिन्यूअसली वाटर आते रहता है,
कंटिन्यूसली लॉस ऑफ सॉल्ट, उनके बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर सॉल्ट का लॉस होते रहता है. सराउंडिंग लो सॉल्ट कंटेनिंग मीडियम occur. To encounter this problem, freshwater fishes perform following acts. बच्चों क्या इशू क्या रहता है बच्चों? फ्रेश वाटर है ना, उनके बॉडी से, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिवर वाटर है ना बच्चों, तो रिवर वाटर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है बच्चों. और जो फ्रेश वाटर एनिमल्स, जैसे कि सोच के चल रहे फिश है हमारे पास में, फ्रेश वाटर फिश है, तो उसके बॉडी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा बच्चों. तो क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कंटिन्यूअसली उनकी बॉडी सॉल्ट को लॉस करते जाती है. ठीक है, और सॉल्ट का लॉस किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता. ठीक है, सो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर. That is a new thing that today you understand. They do not drink water. दूसरी बात, they have the specialized cell. उनके पास में specialized cell होती है जिसे हम कहते हैं इनोसाइट्स. Don't forget this one. उनके पास में कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है? इनोसाइट्स. इनोसाइट्स, और इसे हम कहते हैं क्लोराइड सेल्स. उनके पास में कौन सी सेल्स होती है बच्चों? इनोसाइट्स या क्लोराइड सेल, जो उनके गिल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होती है. तो बच्चों फ्रेश वाटर एल्गी खुद में वाटर एंड सोल्यूट का रेगुलेशन कैसे करते हैं? बिकॉज उनके गिल्स मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल काइंड ऑफ सेल रहती है जिसे हम कहते हैं इनोसाइट्स. क्लियर? और क्लोराइड सेल. दिस सेल कैन एक्टिवली इंपोर्ट. ये सेल क्या करती है बच्चों? एक्टिवली इंपोर्ट करती है, भेजती है बच्चों, सोडियम एंड क्लोराइड फ्रॉम सराउंडिंग वाटर कंटेनिंग लेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो ये सेल क्या करती है बच्चों? कैन एक्टिवली इंपोर्ट करती है ना. सो देखो बाहर से, यहाँ पे देखो बाहर से सोडियम क्लोराइड आयंस आ रहे हैं इनके बॉडी के अंदर. ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है बच्चों बिकॉज उनके पास में सोडियम, वैसे उनकी बॉडी सोडियम क्लोराइड का लॉस करती है, बट फिर से सोडियम रिगेन करती है बिकॉज उनके पास में कौन सी सेल्स होती है? इनोसाइट्स एंड क्लोराइड सेल्स. ये देखो, ये नॉर्मल फ्रेश वाटर फिश है. ठीक है, सो इनके पास में इनोसाइट्स और क्लोराइड सेल्स होती है, इसलिए बच्चों ये गिल्स मेम्ब्रेन के ऊपर जो कंटिन्यूअसली वाटर और सोल्यूट्स को इंटरनली लेती रहती है और कंटिन्यूअसली डाइल्यूट यूरिन पास करती रहती है. कौन? फ्रेश वाटर फिश. क्लियर यहाँ तक के गाइज? आर यू क्लियर? यहाँ तक के क्लियर है आप लोगों का? बॉडी फ्लूइड्स ऑफ मराइन बॉडी फिशेस, जो सॉल्टी एरियाज में फिशेस रहते हैं ना, ऐसी फिशेस जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहती है. ठीक है ना, ऐसी फिशेस विच लीव्स इन अ हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम कहते हैं मराइन फिशेस. सो बच्चों बॉडी फ्लूइड्स ऑफ मराइन बॉडी फिशेस वो हाइपोटोनिक होता है. हाइपोटोनिक टू सी वाटर, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 1000 ऑस्मोल. मराइन फिशेस क्या करते हैं बच्चों? मराइन फिशेस ऑलवेज लूजेस वाटर. वो बाहर वाटर छोड़ते हैं. दे लूजेस वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू परमिएबल सरफेस, जैसे कि गिल मेम्ब्रेन, ओरल एंड एनल मेम्ब्रेन्स. To compensate this water loss, the marine fishes have to drink a lot of water. So this result in the gain of excess of salt. तो बच्चों देखो मैंने दो चीजें बताई कि एक्वाटिक मतलब फ्रेश वाटर फिशेस they never drink water. They take the water and sodium chloride ions from the fresh water because they have the special kind of cell inocytes. अभी देखो यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है और फिशेस में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है. तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, दिस प्रॉब्लम्स. अभी यहाँ पे क्या होता है बच्चों? दे ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. कौन? मराइन फिशेस. दे ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, तो उनके बॉडी में एक्सेस ऑफ सॉल्ट आ जाता है. तो टू ओवरकम दैट थिंग व्हाट दे डू,
These problems are encountered by marine bony fishes by following at. वो क्या करते हैं बच्चों, बोनी फिशेज. देखो फिशेज दो प्रकार की होती है. एक जो फिशेज होती है उसे हम कहते हैं कार्टिलेजियस फिशेज, और दूसरी होती है बोनी. लाइक कार्टिलेजियस फिशेज जो होती है बच्चों, उसमें कार्टिलेज से उनका इंडोस्केलेटन जो रहता है वो कार्टिलेज से बनता है, और जो बोनी फिशेज होती है उनमें बोन्स रहते हैं. तो इनोसाइट्स और क्लोराइड सेल्स ऑफ गिल मेम्ब्रेन, जो शार्क जो मराइन फिशेस रहती है उनके बॉडी पे ऊपर रहती है. सेल्स ऑफ द गिल मेम्ब्रेन इजेक्ट आउट एक्सेस ऑफ मोनोवैलेंट आयंस. वो ज्यादा साल्ट को बॉडी के बाहर भेजते हैं. एक्सेस ऑफ डाइवैलेंट कैटायंस आर एक्सक्रीटेड विद द फीकल. ज्यादा जो आयंस है डाइवैलेंट, लाइक प्लस प्लस आयंस जो है उनको बाहर भेज देता है. व्हेन प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव डाइवैलेंट. व्हेन फिशेस लाइक हिल्सा, सैल्मन, ये सभी फिशेज के नाम है. हाँ, विच लिव इन बोथ सी एंड फ्रेश वाटर. बच्चे ऐसे भी कुछ हमारे पास में फिशेज है जो वाटर में भी सरवाइव करते हैं, और मतलब फ्रेश वाटर में भी सरवाइव करते हैं, और साथ साथ सी वाटर में भी सरवाइव करते हैं. ठीक है ना. सो माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर. दे ड्रिंक वाटर and excess of salt through their gill membranes. एक शार्क एंड रे फिश जो रहते हैं बच्चों, शार्क एंड रे फिश जो रहते हैं, the shark and ray fish Coelacanthus lobe in a fish reduces osmolarity challenges by raising the osmolarity of body fluid. This is done by accumulation of osmolytes like urea, trimethylamine. This makes the body fluid of shark slightly hyperosmotic to seawater. Osmolarity of a human blood 300 milliosmol. So human blood की osmolarity कितनी है? 300. So जैसे शार्क है, रे फिश है, ये खुद को कैसे मेंटेन करते हैं? तो ये मेंटेन करते हैं बच्चों, इनके बॉडी में कुछ अलग से सब्सटेंस जैसे कि यूरिया है, ट्राइमेथिल है, ये ज्यादा अकुमुलेट हो जाने से उनकी बॉडी जो है, उनका बॉडी का जो फ्लूइड है बच्चों, वो कैसा हो जाता है? हाइपर ऑस्मोटिक. ज्यादा उसकी ऑस्मोलरिटी और बढ़ जाती है टू द सी वाटर. ठीक है. So, do you understand up to this? Okay. अभी next topic पे चलेंगे. Water. So, बच्चों, water and solute regulation in a terrestrial environment. Land animals जो रहते हैं बच्चों, आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर, land animals continuously loses water through oral, nasal or respiratory surfaces during a breathing. A loss of 12% of our body water may lead to death in a human. The water loss is compensated by drinking and eating moist food. Some example of water conservation in different animals are as follows. Kangaroo rat जो रहता है loses very little amount of water because they can recover 90% of the water यूजिंग मेटाबॉलिक वाटर. बच्चों, जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस होती रहती है कंटिन्यूअसली, तो उसमें भी कभी कभी वाटर फॉर्मेशन हो जाता है. जो वाटर हमारे बॉडी में बनता है या किसी भी एनिमल्स के बॉडी में बनता है बाय केमिकल रिएक्शंस, उसे हम कहते हैं बच्चों मेटाबॉलिक वाटर. कौन सा वाटर? मेटाबॉलिक वाटर. क्लियर. सो कंगारू रैट अपने बॉडी में ही वाटर बना लेता है. दैट्स व्हाई कंगारू रैट्स ड्रिंक अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है. दैट इज अ न्यू थिंग दैट टुडे यू अंडरस्टैंड. सेकंड, व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल, जब डेजर्ट लाइक कंडीशन है, वाटर की स्कैर्सिटी है, द कैमल्स डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन. कैमल्स डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन. कैमल, यू नो दैट डेजर्ट एनिमल है. So when water is not available, so यूरिन ही पास नहीं करता. जब वो यूरिन ही पास नहीं करेगा तो उसके बॉडी में वाटर कंजर्व रहेगा, बट स्टोर्ड यूरिया इन द टिश्यू. और जो वेस्ट मैटर तो रहेगा बच्चों. देखो, जब भी वेस्ट मैटर नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया है, ये एक्सेस ऑफ यूरिया बॉडी से बाहर निकालना है, तो कैसे निकलेगा बच्चों? वो तो वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, हमें तो पता है वो. तो
अभी वो वाटर में डिजोल्व करेगा कैमल और यूरिन पास ऑन करेगा तो उसके बॉडी में वाटर ही नहीं रहेगा. सो क्या करता है वो यूरिया को अपने टिश्यूज में स्टोर करके रखता है और वो डिपेंडेंट हो जाता है मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर जो उसके बॉडी में बनता है. तो ये कैमल इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कैसे एनिमल्स ने खुद को अडाप्ट कर लिया है डेजर्ट लाइक कंडीशन. व्हेन वाटर इज अवेलेबल, जब उसको पानी मिल जाता है उसकी बॉडी रिहाइड्रेट हो जाती है. एट ए टाइम वो 80 लीटर्स तक के पानी पी सकता है बच्चों. 10 मिनट में वो 80 लीटर्स तक के पानी पी सकता है. कौन? कैमल. और वन टाइम वो 80 लीटर्स तक के वाटर ड्रिंक करता है विद इन 10 मिनट्स. क्लियर बच्चों? और फिर वो रिहाइड्रेट होके फिर स्टोर करके रखता है. क्लियर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अप टू दिस. ओके बच्चों, ये तो टॉपिक हो गया. अभी इसी यूनिट में से एक थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बताया था उसको और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ नीट स्टूडेंट्स के लिए. फिर से बता रही हूँ बच्चों, नीट स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? सो आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के शीट्स आते हैं, कीप ऑन सॉल्विंग दोस, है ना? और हमारी क्लासेस की जो नोट्स है बच्चों, शायद ये वॉल्यूम 2 में होगा नीट का, उसमें इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है. सो यू कैन टेक इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और उसे भी आपको सॉल्व करना है. ठीक है? सो लेट्स गो अहेड गाइस. सो हमें पता है बच्चों, ह्यूमन में ऑल द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सम एक्सेप्शंस आर देयर बच्चों, उनमें हमें पता है बच्चों, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हम कैसे है बच्चों, वी आर द, कैसे है, हमें नाइट्रोजनस टू वेस्ट यूरिया बनता है तो वी आर द यूरियोटेरिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना बच्चों? और मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों यूरिया बनने की जो प्रोसेस होती है, हाउ द यूरिया इज फॉर्म इन ह्यूमन बीइंग और सम अदर एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्निथिन साइकिल. कौन सी साइकिल बताई थी बच्चों मैंने? ऑर्निथिन साइकिल. ठीक है ना? सो ऑर्निथिन साइकिल के बारे में बात करेंगे. सो जैसे कि it is also termed as Krebs-Hanslett cycle. So ornithine cycle का दूसरा नाम है, it is also known as Krebs-Hanslett cycle. भूलना नहीं है. In this cycle, 2 molecules of ammonia, कितने molecules बच्चों? 2 molecules of ammonia reacts with 1 molecule of CO2. How many molecules of ammonia, guys? 2 molecules of ammonia reacts with how many molecules of CO2? 1 molecules of CO2. And that results in the formation of the urea. NEET aspirant student इस पे ध्यान देना है. 2 molecules of sodium, 2 molecules of ammonia and 1 molecules of CO2 combined together, and then there is a formation of urea. So हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी ये रिएक्शंस होती है तो यूरिया वन स्टेप पे नहीं बनता. इट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस. कैसी प्रोसेस है बच्चों? इट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस. ओके, चेक इट आउट. सो बच्चों देखो, सबसे पहले बना ऑर्निथिन. ठीक है? देखो ये अमोनिया प्लस CO2 कंबाइन हुए और क्या बना बच्चों? कार्बामिल फॉस्फेट. बोलो क्या बना? मेरे साथ में लर्न करना है गाइस आप लोगों को. अमोनिया प्लस CO2 कंबाइन हुए, क्या बना? कार्बामिल फॉस्फेट. अच्छा, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होने के लिए किसकी आवश्यकता है? एंजाइम की. उस एंजाइम का नाम क्या है? कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज. CP स्टैंड्स फॉर कार्बामिल फॉस्फेट. कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज. क्लियर? नाउ ये जो प्रोसेस होती है हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं उनको एनर्जी लॉस करना पड़ेगा. दे ऑलवेज लूजेस द एनर्जी गाइस. तो इस प्रोसेस के लिए 2 ATPs चाहिए. ATPs का लॉन्ग फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड 2 ADP प्लस 2 PI चाहिए. मतलब ADPs ब्रेक डाउन होती है ATPs और बनता है 2 ADP प्लस 2 PI. बच्चों जब भी ये वाला एरो टुवर्ड्स जाएगा, इसका मीनिंग है बच्चों, इसका मीनिंग होता है
Clear guys? Now okay, so now guys हम देखेंगे ये कार्बामिल फॉस्फेट बना. नाउ कार्बामिल फॉस्फेट का कन्वर्शन हुआ सिट्रुलिन में. बोलो मेरे साथ, बोलते जाओ. अमोनिया प्लस CO2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ CP सिंथेटेस क्या बना? कार्बामिल फॉस्फेट. कार्बामिल फॉस्फेट का कन्वर्शन हुआ सिट्रुलिन. किसमें हुआ बच्चों? सिट्रुलिन. सिट्रुलिन में बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? ऑर्निथीन कार्बामिल ट्रांसफरेज. कौन सा एंजाइम चाहिए बच्चों? ऑर्निथीन कार्बामिल ट्रांसफरेज. क्लियर? इस प्रोसेस में एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर आता है, रिलीज होता है. फिर सिट्रुलिन का कन्वर्शन होता है ना बच्चों, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड. कौन सा सक्सिनिक एसिड बच्चों? अर्जिनोसक्सिनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एस्पर्टिक एसिड. एस्पर्टिक एसिड के प्रेजेंस में और कौन सा एंजाइम चाहिए? अर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेस. और इस प्रोसेस में फिर से एक एटीपी खर्च होता है और बनता है AMP, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. सो देखो, पहले बना कार्बामिल फॉस्फेट, सिट्रुलिन, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड, और इस अर्जिनोसक्सिनिक एसिड का कन्वर्शन हुआ अर्जिनिन में. अर्जिनिन में जब कन्वर्शन हुआ, there is a requirement of the enzyme. कौन सा एंजाइम चाहिए? अर्जिनोसक्सिनेज. which one? अर्जिनोसक्सिनेज. and that arginine का कन्वर्शन होता है ऑर्निथिन में. इस प्रोसेस में चाहिए एंजाइम that we call it as arginase. और ये आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है यूरिया एंड ऑर्निथिन. सो यूरिया बॉडी से बाहर चला जाता है और ये ऑर्निथिन जो है ये फिर से इसका साइक्लिक यूरिया फॉर्मेशन होते रहता है. क्लियर? दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज, हमारे बॉडी में जब भी यूरिया बनता है बच्चों, वो बनता है हमेशा ऑर्निथिन साइकिल से. क्लियर गाइस? थैंक यू.